नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो हाउ टू प्रोड्यूस के हमें जो भी प्रोडक्शन करना है, पहले कर के किस चीज का प्रोडक्शन करना है, जिस भी प्रोडक्ट का हमें प्रोडक्शन करना है उसे हमें किस टेक्निक से, कौन सी टेक्निक यूटिलाइज करनी है हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए कि दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोडक्शन। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सी टेक्निक यूटिलाइज की जाए ताकि हमारी जो रिसोर्सेज है वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए। अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग, कहते हैं गुड प्रोड्यूस की जाती है यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, जनरली 2 टेक्निक्स यूटिलाइज होती हैं। LIT मींस लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, ज्यादा लेबर्स होते हैं और लेस कैपिटल यूज होती है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है, जिसके अंदर ज्यादा कैपिटल होते हैं और लेस लेबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, हमने रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है, हमने किड्स के लिए प्रोड्यूस करना है, हमने किसके लिए प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट को, ये for whom to produce. This problem involves the selection of category of the peoples who will ultimately consume the goods, जो goods को consume करेंगे। Whether to produce goods for more पुअर, हमने ज्यादा मतलब पुअर लोगों के लिए और रिचर कम के लिए, या मोर रिच एंड लेस पुअर के लिए। कहते गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोस हु हैव पेइंग कैपेसिटी। कहते गुड्स हमने उनके लिए प्रोड्यूस करनी है जिनके पास पेइंग कैपेसिटी हो। मींस क्या है कि जो पेइंग कैपेसिटी है एक पीपल की, वो कंज्यूमर की, वो डिपेंड किस पे करती है, वो लेवल ऑफ इनकम पे। अगर देखो जिस पर्सन की इनकम ज्यादा है उसकी पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, और जिसकी इनकम कम है उसकी पेइंग कैपेसिटी भी कम होगी। ठीक है, क्लियर। देन हमारे पास 3 है, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, एंड किस कौन से मेथड से प्रोड्यूस करना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये तो आप डबल स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि आप नेम से, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, इसके नाम में ही छुपा है इसका मीनिंग। देखिए कैसे, सबसे पहले है प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उसको हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना ही क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब क्या है कि हमें प्रोडक्शन, हम 2 प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम किसी भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जैसे सपोज हम क्या करते हैं कि एक पर्सन है वो 2 या 3 चीजों का प्रोडक्शन करता है। अब 2 या 3 चीज का जब भी वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, वो कई बार एक प्रोडक्ट को ज्यादा बना सकता है, दूसरे को कम बनाएगा। उसकी पॉसिबिलिटीज, उसके जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग बनेंगे ना, वही हम पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। देखिए जैसे एक फार्मर है, ठीक, एक फार्मर क्या करता है कि दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। अब 2 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास जो लैंड है वो इतनी लैंड है। ठीक, अब वो क्या कहेगा कि वो कहेगा कि मैं इसमें जो है वो व्हीट ग्रो कर रहा हूं और यहाँ पे वो राइस ग्रो कर रहा है। सपोज अगर वो व्हीट का बाद में पोर्शन इंक्रीज कर देता है तो राइस का पोर्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाए, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। इसका बढ़ जाएगा, व्हीट का बढ़ जाएगा तो राइस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस अलग अलग बन सकते हैं कि हमें कितना, मींस क्या है कि कितनी व्हीट ग्रो करनी है, कितने राइस ग्रो करने हैं। यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है इसमें हमारी हमेशा ही 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस लेते हैं, 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं लेते इसमें। मतलब जो गुड्स कॉम्बिनेशन तो हमारे ज्यादा बन सकते हैं, बट जो गुड्स प्रोड्यूस होंगी ना वो 2 ही गुड्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक, जैसे हम व्हीट और राइस, 3 गुड्स नहीं आती इसमें, या 4 गुड्स नहीं, ओनली 2 गुड्स ही होंगी। कॉम्बिनेशंस हमारे कितने भी बन सकते हैं, कॉम्बिनेशंस की कोई नहीं है भी हाँ इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो हमारे जितने भी बन सकते हैं। लाइक जैसे अभी देखिए PPC रेफर्स टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, के 2 गुड्स के हमने कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने की कौन कौन सी
पॉसिबल बनते हैं उनके कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास क्या है कि जरूरी नहीं होता पेपर के अंदर पीपीसी पीपीएफ लिखा आ जाता है, समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ आता है, तो आपको देखना है कि आपके पास पेपर में क्या पूछा है। ये इसके 5 नेम्स हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी बोलते हैं जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। चलिए एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, एक टेबल से सॉल्व करते हैं हम इसे। देखिए सबसे पहले आपको क्या है कि पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे बनेंगे वो ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, हम दो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं कि 2 गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक राइस हो गया हमने और एक व्हीट। आप कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, यहाँ पे राइस व्हीट लिया हमने, आप कोई भी बना सकते हो। ठीक, अब बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि अगर देखो मैं राइस को ज्यादा प्रोड्यूस करती हूँ, जैसे क्या है कि एक फार्मर है, फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर ने पहले क्या बनाया कि मैं आधे में राइस ग्रो कर देता हूँ और आधे में मैंने व्हीट ग्रो कर दिया। देन उसके बाद वो कहता है कि मैं अब क्या करता हूँ कि राइस को मैं इतने में ग्रो करूंगा, व्हीट को मैं इसमें ग्रो करूंगा। या वो ये भी कर सकता है कि राइस बिल्कुल ही ग्रो ना, राइस ही ग्रो कर रहा है, व्हीट 0 ग्रो कर रहा है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो इतने में राइस ग्रो कर रहा है, यहाँ पे व्हीट ग्रो कर रहा है। कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ऐसे हमारे कि अगर एक फार्मर एक चीज को कम करेगा तो दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कि क्या है कि अगर वो एक को सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरे का तो गेन होगा ही होगा ना। क्लियर, तो देखिए अब हमारे पास इस सबसे पहले टेबल को बनाने के लिए क्या करना है कि हमने जैसे वेट का लिया है, आपने क्या करना है 0 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। ठीक, अब इन सबका देन क्या करना है, टोटल करना है। पहले हम टेबल बनाना सीखते हैं। क्लियर हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 आप कितने भी लिख सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 6 तक ही लिखने हैं आपने। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सबका टोटल कर देना है। 2 + 1 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21। जितना भी टोटल आएगा वो आपने ए में लिख देना है 21। क्लियर, देन 21 देखिए 21 नेक्स्ट क्या आएगा, 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 18, 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 15, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 11, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 6, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 0। क्लियर, अब देखो इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन पहले समझते हैं कैसा है। अब एक फार्मर क्या कर रहा है कि राइस ग्रो कर रहा है 21 यूनिट्स, तो व्हीट वो क्या ग्रो कर रहा है 0। अब उसने नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया कि जो राइस है ना उसका प्रोडक्शन कम कर दिया, 1 यूनिट कम किया, तो 1 यूनिट उसने इधर व्हीट का बढ़ा दिया। उसके बाद आगे 2 यूनिट कम किया, 2 यूनिट व्हीट का बढ़ गया। फिर उसके बाद आगे इसका फिर से कम हुआ 3 यूनिट, इसका 3 यूनिट बढ़ गया। देन इसका 4 यूनिट कम हुआ, देन इसका 4 यूनिट बढ़ गया। इसका आगे 5 यूनिट कम हुआ तो इसका 5 यूनिट इंक्रीज हो गया। आगे इधर इसका 6 यूनिट डिक्रीज हुआ तो इसका 6 यूनिट इंक्रीज हो गया। अगर वो एक को सेक्रीफाइस कर रहा है, एक को डिक्रीज कर रहा है, तो दूसरे का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करोगे तो दूसरा गेन में जाएगा। ठीक है, तो आपके जो कॉम्बिनेशन है देखो कैसे बनेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हमारे पास कि चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन में चेंज इन गेन, मींस डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, कि कितना हमारा सैक्रिफाइस हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे कितना हमारा गेन हो रहा है, वो होती है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे राइस ग्रो हो रहे थे, यहाँ पे तो कुछ नहीं, फर्स्ट तो ब्लैंक ही आएगा। अब नेक्स्ट में देखिए पहले हमारा 21 ग्रो हो रहा था राइस, 21 से राइस ग्रो कितना हो गया, डिक्रीज हुआ ना। कितने का डिक्रीज हुआ, 1 का, मींस 1 का क्या किया, सेक्रीफाइस किया, 1 का सेक्रीफाइस किया ना यहाँ पे। तो इधर 0 हो रहा था पहले हमारा प्रोड्यूस, देन उसके बाद क्या हुआ 1 प्रोड्यूस हो रहा है, एक बढ़ गया, मींस एक क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो कितने का गेन हो रहा है, 1, 1/1, तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर, नेक्स्ट देखिए अब 20 था, हम 20 का प्रोडक्शन कर रहे थे,
20 का प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बाद हमने नेक्स्ट में क्या किया, 18 का प्रोडक्शन कम कर दिया। तो हमने कितना कम किया, 2 का कम किया, मीन्स हमारा सेक्रीफाइस कितना हुआ, 2 का सेक्रीफाइस हुआ। देन गेन कितने का हुआ, यहाँ पे 1 का था, गेन हमारा फिर से 1 का हुआ, तो 2/1 2। ठीक, नेक्स्ट 18 से हम कितने पे गए, 15 पे, हमने डिक्रीज कर दिया, 3 का डिक्रीज किया ना, तो 3 का जब हमने डिक्रीज किया तो सेक्रीफाइस कितने का कर रहे हैं हम, 3 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इंक्रीज कितने का किया हमने, 1 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहले हम 2 कर रहे थे, फिर हमने क्या किया, 3 का प्रोडक्शन किया, तो कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ हमारा, जितना भी चेंज हुआ वो क्या हो जाएगा, गेनिंग। नेक्स्ट ऐसे ही आगे है कि 15 कर रहे थे, 15 के बाद हमने और डिक्रीज कर दिया, कितने का सेक्रीफाइस किया, 4 का सेक्रीफाइस किया, तो गेन हमारा कितना हुआ, 1 का गेन हो गया। देन आगे फिर हमारा सेक्रीफाइस कितने का हुआ, 5 का सेक्रीफाइस हुआ, और गेन कितने का हुआ, 1 का। इधर कितने का सेक्रीफाइस हुआ, 6 का, गेन कितने का हुआ, 1 का। ठीक, एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट, अब हम डायग्राम करते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास ओ एक्स एक्सिस पे हमने वेट शो किया, ओवाई एक्सिस पे राइस शो किया। तो इसमें हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन हमारे पास देखिए कितने बन गए, ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जब राइस 21 थे, देन वीट कितनी थी हमारे पास, 0। देन जब बी पे राइस हमारे कितने हैं, 20 हैं, जब राइस हमारे 20 हैं तो वीट हमारी कितनी है, 1। और जब हमारे राइस 18 है, देन वीट कितनी है, 2। ठीक है, जब आगे 15 है, देन 3। ऐसे हमने टेबल बनाया। अब देखिए आप, सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा ए पे कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है हमारे पास, 21 और 0। और बी का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है हमारा, 20 और 1 का। ठीक है, नेक्स्ट 18 और 2, ऐसे ही हमारे पास सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। क्लियर। और हमारे पास क्या होता है इसमें कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होता है, ये हमारे पास ये जो आ रही है लाइन कॉनकेव शेप में, ये हमारे पास कौन सी लाइन आती है, पीपीसी, इसी को बोलते हैं हम पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमारे पास जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की लाइन ड्रॉ हुई है, देखो जैसे हमारे पास ये हमारी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसके ऊपर मैं चाहे यहाँ पे पॉइंट लगा रही, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट आ रहा है, वो सभी हमारे क्या होंगे, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे, कोई भी रिसोर्सेज हमारा वेस्टफुल नहीं होगा, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि फुली रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं। अब क्या है कि अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे बनाया है, सपोज ई पॉइंट बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया है, पीपीसी हमारे पास पीपीसी के अंडर आ रहा है ना, ये नीचे, मींस हमारा जो पीपीसी है वो, या इसका मतलब क्या है कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे। इसको हम क्या कंडीशन, इस पॉइंट को कौन सा बोलते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हो गया हमारे पास फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर मैंने कोई पॉइंट इस फ्रंटियर के इस कर्व के बाहर लगा दिया, अब देखो हमारे एक पर्सन के पास पैसे तो इतने ही हैं, तो वो अब उस इस पॉइंट को कैसे वो अचीव कर सकता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल। इसको क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल। 3 है हमारे पास, जो भी पीपीसी कर्व के ऊपर है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट, चाहे यहाँ पे है, इधर है, वो अंडर यूटिलाइजेशन होंगे। और जो हमारे पास पॉइंट बाहर हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, अनअटेनेबल रिसोर्सेज के, जिसे हम अटेन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जब रिसोर्सेज ही इतने हैं तो हम इतना ही अचीव करेंगे ना।
क्लियर? नेक्स्ट आता है अजम्पशंस। अब देखिए जो पीपीसी है वो कुछ चीजें अज्यूम करके चलता है कि सबसे फर्स्ट अजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, हमारे जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज होंगे। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट रहेगी। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ गिवन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। अब जैसे अभी हमने किया है कि अमाउंट ऑफ गिवन, जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे पास रिसोर्सेज इतने ही है, अब हम रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते, हमने इतने रिसोर्सेज में ही देखना है कि हमारा कितना प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ये वाले जो भी इससे ज्यादा का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, कोई यहाँ पे पॉइंट होगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनअटेनेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए इसमें क्या आता है, फर्स्ट हमारे पास कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड। अब देखो स्लोप डाउनवर्ड, अब एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि अगर किसी भी इकोनॉमिक्स में आपके पास आगे भी बहुत सारे कर्व्स आएंगे, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर हमारे पास कर्व के अंदर, जिस कर्व में भी इनवर्स रिलेशन आता है, इनवर्स रिलेशन आता है, मींस अगर जैसे एक चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम, वो हमेशा हमारा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, वो हमेशा ही स्लॉप डाउनवर्ड होगा। अगर पॉजिटिव रिलेशन है, मींस दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो वो हमारा स्लॉपिंग अपवर्ड होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हमारा नेगेटिव रिलेशन था ना, इनवर्स रिलेशन था, अभी हमने किया था, यहाँ पे क्या था कि एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है, ये कम हो रही है, और इधर से जो ये है ये हमारी बढ़ रही है, तो इनवर्स उल्टा रिलेशन हो गया ना। जब उल्टा रिलेशन होगा तो क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट because there exists an inverse relationship between change in quantity of one commodity and change in quantity of another commodity। अभी आपको बताया है कि जो भी हमारा कमोडिटी, एक कमोडिटी में चेंज हो रहा है और दूसरे कमोडिटी में चेंज हो रहा है, और एक कमोडिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, दूसरी कमोडिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो हमेशा ही, कभी भी आप करके भी देख लेना, हमेशा वो क्या होगा, स्लॉप डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट इज पीपी इज कनकेव शेप। पीपीसी कनकेव शेप, देखो कनकेव शेप क्या है कि जो पीपीसी है वो हमारा ये है कॉनकेव शेप। अब देखो पीपीसी जो है हमारा कॉनकेव शेप में होता है। कॉनकेव शेप में कब होगा ये, अगर हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तब हमारा कॉनकेव शेप में होगा। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास ये था, अब हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही थी, तो ये हमारे पास क्या आया है, कॉनकेव शेप में आया है। ठीक है, अगर हमारे पास हमारी मार्जिनल, 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है और स्ट्रेट भी होता है। कॉनकेव कब होगा, जब एमआरटी या फिर एमआरसी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एमआरटी और एमआरसी डिक्रीज होंगे तो कन्वेक्स होगा, और अगर एमआरटी और एमआरसी सेम होंगे तो हमारे पास स्ट्रेट कर्व बनेगा। राइट, ठीक है, हमारे पास कोई भी कंडीशन हो सकती है, डिपेंड किस पे करेगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, सॉरी, एमओसी पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास एमओसी हमारी इंक्रीज हो रही है तो कॉनकेव शेप आएगा, अगर एमओसी कम हो रही है तो कॉन्वेक्स शेप आएगा, और अगर एमओसी हमारी सेम चल रही है तो हमारे पास स्ट्रेट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये क्या था कि 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज हो रहा था, अगर इसकी जगह पे एमओसी हमारी ऐसे आ जाती
4 3 2 1 डिक्रीजिंग फॉर्म में आ जाती तो हमारा कॉन्वेक्स बनता। अगर हमारे पास एमओसी आ जाती 4 4 4 4 तो वो किस फॉर्म में बन जाता? स्ट्रेट फॉर्म में। नेक्स्ट आता है शिफ्ट आइदर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। क्या पीपीसी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर हमारे रिसोर्स देखिए क्या है, ये हमारा पीपीसी है, ठीक है। अगर हमारे पास हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुए, अगर हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम है, तो हमारे कर्व कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज नहीं है, अगर रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो पीपीसी है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या है, एक पर्सन के पास अभी तक वो 100 यूनिट्स बना रहा था, बट उसके पास अब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं कि वो 150 यूनिट्स बना सकता है, तो वो क्या करेगा? तो उसका जो प्रोडक्शन है पहले यहाँ पे बन रहा था, तो प्रोडक्शन क्या बनेगा? आगे हमारी जो पीपीएफ है वो कहाँ आ जाएगी? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि 100 यूनिट्स पर्सन बना रहा था, अब उसके जो रिसोर्सेज है वो ड्यू टू एनी रीजन डिक्रीज हो जाते हैं, देन उसका जो पीपीएफ है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या हमारा पीपीसी राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है? यस। नेक्स्ट आता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो ये दोनों ना सिमिलर ही हैं, दोनों बिल्कुल ही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। देखिए जैसे क्या है कि ये भी हमारे पास सेक्रीफाइस यूनिट और गेन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और जो एमओसी है ये भी हमने पढ़ा था कि सेक्रीफाइस और गेन यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है। बट कैसे कि जो हमारे पास डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जो एमआरटी है वो हमेशा रेशियो लेता है, और ये जो एमओसी है वो हमारा सिंपल नंबर्स में लिखा जाता है। क्लियर है? जो एमआरटी है वो हमारा किस में लिखा जाता है? रेशो में लिखा जाता है, और एमओसी किस में लिखा जाता है? नंबर्स में लिखा जाता है। दोनों में अदरवाइज रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सेक्रीफाइस एंड गेन रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एमओसी थी, ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? हमारे पास आया था 1/1 तो हमने 1 लिख दिया था, 2/1 हमने 2 लिखा था, 3/1 हमने 3 लिखा था, 4/1 आया था हमने 4 लिखा था, 5/1 आया था 5 लिखा था हमने, 6/1 आया था तो हमने 6 लिखा था। बट अगर हम यहाँ इसकी एमआरटी फाइंड आउट करते हैं तो हम 1/1 को 1 नहीं लिखेंगे, हम रेशो में लिखेंगे 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 एंड 6:1। ये हमेशा रेशो में लिखी जाती है, ये सिंपल नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं होती। यही डिफरेंस है इन दोनों में, अदरवाइज दोनों की डेफिनेशन सिमिलर है। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, एमओसी रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इन केस ऑफ पीपीएस एमओसी इज अराइजिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि वेदर इकोनॉमी इज विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। क्या इकोनॉमी हमारी हमेशा पीपीएफ पे ही ऑपरेट करती है? लाइक ये हमने पीपीएफ बनाया, क्या इकोनॉमी हमेशा यहीं पे आएगी? कभी इसके बाहर और इसके अंदर नहीं आएगी कभी। अभी आपको मैंने बताया था ये कि नहीं, क्या होता है समटाइम्स अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो ये जो पीपीएफ है वो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ भी सकता है। ठीक, और क्या है हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि अगर पीपीएफ लाइन पे होता है तो हमारे पास क्या है कि फुलर यूटिलाइजेशन है। अब हर टाइम थोड़ा ना फुलर यूटिलाइजेशन हो जाएगी रिसोर्सेज के, समटाइम्स क्या होता है हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज होते ही नहीं है, रिसोर्सेज हमारे बच जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। बट
समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो जैसे क्या है कि पर्सन के पास कैपेसिटी तो इतनी है कि प्रोडक्शन करने की, बट पॉइंट आगे तो वो हमारा क्या पॉइंट बन जाएगा, अनअटेनेबल हो जाएगा। तो इकोनॉमी के अंदर हमेशा ऑपरेट पीपीएफ पे नहीं करता, इसका आंसर हम क्या आएगा, नहीं करता। नो, the exact point of operation depends on how well the resources of economy are used. Economy will operate on PPF only. इकोनॉमी ऑपरेट पीपीएफ पे कब करेगी, जब रिसोर्सेज हमारे फुल यूटिलाइज होंगे। अगर रिसोर्सेज हमारे फुल यूटिलाइज नहीं होते, इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, तो इकोनॉमी ऑपरेट कहां पे करेगी, इनसाइड द पीपीएफ, पीपीएफ के अंदर। क्लियर? इफ इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एनी पॉइंट, इकोनॉमी कहते कोई भी पॉइंट ऑपरेट नहीं करती पीपीएफ के बाहर। क्यों नहीं करती? बिकॉज ये अनअटेनेबल है, इसे हम अटेन ही नहीं कर सकते। अब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे? क्लियर इट? ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे पीपी से हम बना कैसे सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे पास अवेलेबल मनी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट आता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल। अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? इट रेफर्स टू दोस कॉम्बिनेशन एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट ऑन पीपीएफ। ये अभी बताया आपको कि जो भी पॉइंट्स हमारे पीपीएफ के ऊपर होंगे, लाइक यहाँ पे है कोई पॉइंट, यहाँ पे है कोई पॉइंट, इधर है, इधर है, इधर है, जो भी पीपीएफ के ऊपर होंगे या पीपीएफ के अंदर होंगे वो हमारे अटेनेबल होंगे। ठीक, और देयर कैन बी ऑन पीपीएफ और इनसाइड पीपीएफ देयर कैन बी अटेनेबल ऑप्शन, ऑप्टिमम रिसोर्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। अगर देखो पीपीएफ के ऊपर है, हमारे इस पॉइंट पे है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइज मींस रिसोर्सेज हमारे प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं। बट अगर इनसाइड है, इसके अंदर है कोई भी पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस जो रिसोर्सेज है वो हमारे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे। नेक्स्ट आ जाएगा अनअटेनेबल। देखो अनअटेनेबल अभी बताया था लास्ट, इट रेफर्स टू दोस कॉम्बिनेशन विच इकोनॉमी ऑपरेट आउटसाइड द पीपीएफ। और हमने क्या किया, ये पीपीएफ बनाया, ठीक, इसके बाहर मैंने कोई भी पॉइंट बना दिया एफ, ये अनअटेनेबल है बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं, तो हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, दैट इज अनअटेनेबल, जो भी पीपीसी लाइन के बाहर ऑपरेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन? क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है? ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। पीपीएफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, कैन पीपीएफ बी कॉन्केव टू द ओरिजिन? यस, कॉन्केव हमारा कब होगा? पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन। कॉन्वेक्स कब होगा? सॉरी, कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? कहते हैं पीपीएफ कॉन्वेक्स कब होगा? जब एमआरटी हमारी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, जब डिक्रीज होगी तो हमारी कॉन्वेक्स शेप में होगा। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, चेंज इन पीपीएफ। कहते हैं चेंज इन पीपीएफ मींस आइदर ऑन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। चेंज इन पीपीएफ का मतलब क्या होता है कि पीपीएफ कभी हमारा बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, दैट इज चेंज इन पीपीएफ। अब इसमें हमारे पास टू टाइप्स आती है, एक आता है शिफ्ट इन पीपीएफ और नेक्स्ट आता है रोटेशन इन पीपीएफ। अब देखिए शिफ्ट इन पीपीएफ का मतलब क्या है? शिफ्ट में क्या होगा, हमारे पास दोनों गुड्स में, बोथ गुड्स में चेंज होगा। पीपीएफ विल शिफ्ट, पीपीएफ शिफ्ट कब कहेंगे हम? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। जब हमारी दोनों गुड्स में चेंज हो रहा है, लाइक हमने ये पीपीएफ बनाया, ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास ये ए बी यूनिट था। अब ए यूनिट हमारे पहले इतने बन रहे थे, अब A1 इतने हमने बढ़ा लिए, और बी हमारे इतने बन रहे थे, वो हमारे B1 इतने यूनिट बढ़ गए। ठीक, अब जितने भी यूनिट इंक्रीज हुए हैं, दोनों तरफ से इंक्रीज हुए हैं ए और बी, तो ये हमारी न्यू शिफ्टिंग हो गई। जब हमारे पास, अब देखो आप कहोगे कि क्या ये राइटवर्ड शिफ्ट ही होगा? नहीं, ये हमारे पास अगर रिसोर्सेस हम A2 डिक्रीज कर देते हैं और इधर से B2 ये भी डिक्रीज कर देते हैं, तो ये क्या आ रही है, हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं। तो जितने भी डिक्रीज हो रहे हैं
वो हमारे पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट इन पीपीएफ। अगर हमारे यूनिट्स, अगर हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अगर इंक्रीज होते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट क्लियर है, जिसमें दोनों प्रोडक्ट में चेंज होगा। रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन के पीपीएफ रोटेट होगा व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट ओनली वन गुड, जब एक ही गुड में चेंज हो रहा है, राइट। पास ये पीपीएफ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है हमारे पास। ए जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता, बट बी प्रोडक्शन में कुछ चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है। क्या हो जाएगा, जब एक प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, एक गुड में चेंज हो रहा है, बट दूसरे गुड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं रोटेशन इन पीपीएफ। अब देखो, रोटेशन भी हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है। जब इंक्रीज कर रहे हैं हम तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, बट अगर सिमिलर वे हमारा डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अभी हमने ए के इंक्रीज किए थे, सेम बी के भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, कि अगर हम क्या करें कि बी के इंक्रीज हो जाएं और ए सेम रहे, दोनों कंसेप्ट पॉसिबल हैं। शिफ्ट इन पीपीएफ ये करवा दिया आपको, कर चुके हो आप, राइटवर्ड शिफ्ट एंड सेम जो आपको बताया है, इधर से इधर हमारे यूनिट्स चेंज हुए हैं एंड ये भी हमारा चेंज हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। होप सो आप सबको आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट लिख दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना और अपनी पढ़ाई करते रहना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।